व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का चैप्टर नंबर 3। टोटल 4 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। थर्ड ये 2 पार्ट्स में जाएगा, आज और कल समाप्त हो जाएगा। एंड देन फोर्थ भी इसी तरीके से 2 पार्ट्स में या शायद एक में ही हो जाए, वो तो बहुत ही छोटा सा है, उसमें कुछ है ही नहीं, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से लेके चलते हैं इस एक्ट को एंडिंग पे और इसको करते हैं समाप्त। लेट्स बिगिन। तो सर इस यूनिट का नाम क्या है? देखो बच्चों, यूनिट का नाम है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो बेसिकली ओनरशिप कब ट्रांसफर्ड मानी जाएगी? क्या ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी जब हमें पैसा रिसीव हुआ, या तब मानी जाएगी जब हमने गुड्स डिलीवर कर दिए, या तब मानी जाएगी जब हमें ऑर्डर रिसीव हुआ? कब? तो बहुत सारी चीजें माइंड में आती हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर कब मानी जाएगी। सर हम ये पढ़ भी क्यों रहे हैं? देखो बच्चों, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो होता है रिस्क। कि भैया रिस्क किसका? अगर गुड्स में आग लग गई, गुड्स चोरी हो गए, रास्ते में डिस्पैच होते हुए या किसी भी तरीके से कुछ डैमेज हो गया, तो फिर वो नुकसान किसका, रिस्क किसका? तो जो रिस्क होता है ना बच्चों, रिस्क हमेशा ओनरशिप को फॉलो करता है। तो रिस्क हमेशा ओनर का होता है। अब ऑनर कौन होगा उस टाइम पे? ऑनरशिप किसके पास होगी, सेलर की या बायर की? सेलर की होगी तो सेलर रिस्क झेलेगा, बायर की होगी तो बायर रिस्क झेलेगा। तो हमें मेनली वही पढ़ना है इस चैप्टर में कि ट्रांसफर कब माना जाएगा, ऑनरशिप कब मानी जाएगी कि अब ट्रांसफर हो गई है। आओ देखते हैं बच्चों इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन 3 स्टेजेस। बोल रहा है 3 तरीके से ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप माना जाता है। सबसे पहले पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप ट्रांसफर करते हो, गुड्स डिलीवर करते हो, रिस्क पास करते हो। तो किस किस तरीके से चीजें हैं वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आ जाओ जी। सबसे पहले हमें एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में देखो क्या दिया हुआ है, वही चीज है कि सेल ऑफ गुड्स में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जब भी आप माल बेचोगे, जब भी आप माल बेचोगे तो ट्रांसफर होगा ओनरशिप का। ओनरशिप का मतलब मालिक होने के अधिकार का, ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रॉम सेलर टू बायर। तो इट इज एसेंशियल टू डिटरमाइन द टाइम एट विच ओनरशिप पासेस। हम किस टाइम पे मानेंगे कि ओनरशिप पास हो गई है या ट्रांसफर हो गई है। अब देखो जनरल रूल क्या बोलता है कि रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे जैसे ओनरशिप आप ट्रांसफर कर देते हो वैसे वैसे रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। यानी सेलर ने जिस स्टेज पे बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी उसका रिस्क भी खत्म हो गया बच्चों, है ना। तो कब कब माने जाएंगे बेटा जी? देखो लिखा हुआ है इन केस अगर गुड्स खो जाए, डैमेज हो जाए, तो लॉस का जो बर्डन है वो किसका होता है? उस इंसान का जो ऑनर है। सही है या नहीं है? आओ जी देखो जरा आगे क्या लिखा हुआ है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 18 से 26। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है बच्चों पासिंग ऑफ ओनरशिप। किस तरीके से ओनरशिप पास करी जाती है फ्रॉम ए सेलर टू बायर। अगर मेरे पास कोई बाइक है और मैंने बाइक आपको बेच दी, आप मेरे पास आए, आपने मुझे बोला कि हमें आपकी बाइक चाहिए। मैंने कहा ठीक है, इतने रुपए में मैं अपनी बाइक बेच दूंगा। आपने कहा ओके। आपने मुझे बाइक के पैसे दे दिए। मैंने कहा ठीक है जी, बाइक आपकी। ओके। आपने मुझे कहा एक दिन के लिए आप अपने पास रख लो, एक दिन के लिए आप अपने पास रख लो, मैं कल ले जाऊंगा। अब देखो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बाइक की डील हो चुकी है, आपने पैसे दे दिए, मैंने आपको बोला बाइक आपकी, आपने मुझे बोला कल ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। आज रात को मेरे घर में से वो बाइक चोरी हो गई। अब जरा सोचो और कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, अब ये जो लॉस हुआ है ये किसका हुआ है? ये मेरा हुआ है या मैंने जो चिंटू को बाइक बेची है चिंटू का हुआ है? कमेंट सेक्शन में लिखो, जरा सोच समझ के बताना, बहुत सोच समझ के बताना। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, मैंने अभी आपको शुरू में क्या बताया, रिस्क फॉलो ओनरशिप। रिस्क किसके पीछे चलेगा? ओनरशिप के पीछे चलेगा। ओनर कौन है भाई? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक ही बाइक थी, आपने देख ली, मैंने आपको दे दी, आपने मुझे बोला कि रख लो, आपने मुझे पैसे दिए, बाइक आपकी हो गई। भाई मैं तो आपकी चीज संभाल के रख रहा था, आपने मुझे बोला कि रख लो, मैं कल ले जाऊंगा, चोरी हो गई। तो अल्टीमेटली अब लॉस किसका है? आपका है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो ट्रांसफर कर चुका हूं ना ओनरशिप, मेरी तरफ से तो आप तभी ले जाते। आपने बोला कि भैया यहां रख दो, कल ले जाऊंगा, तो वो लॉस भी आप ही का है। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है। Passing or transfer of property constitute the most important element
एंड फैक्टर टू डिसाइड लीगल राइट्स। लीगल राइट्स और लायबिलिटीज किसकी होंगी, उसके लिए ये चेक करना जरूरी है कि ऑनरशिप किसके पास है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ रूल्स हैं जो इसके अंदर चलते हैं। बोल रहा है 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गुड्स, कि गुड्स किस तरीके के हैं। अभी हमने पीछे पढ़ देना असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, उस तरीके से यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं, वो मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, क्या पार्टीज का इंटेंशन क्या है, आज ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, क्या चीज है, तो वो सब चीजें अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे टेबल बनी हुई है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी बोल रहा है असर्टेन गुड्स के केस में, अनअसर्टेन गुड्स के केस में, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल के केस में। अप्रूवल का मतलब होता है, वो हमने क्लास 11th में भी एडजस्टमेंट पढ़ी थी ना, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, पसंद आए तो रख लूंगा, पसंद नहीं आए तो वापस कर दूंगा। तो अगर इस तरीके की सेल हो कि आपने माल बेचा और सामने वाले ने ये बोला था कि भैया लेके जा रहा हूँ ट्रायल बेसिस पे, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए यूज करूंगा, अच्छा लगा तो रख लूंगा, नहीं तो वापस कर दूंगा, उसको बोलते हैं हम लोग गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल, ठीक है। ये चारों ही चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आओ जरा देखते हैं। सबसे पहली चीजें यहां से शुरू हो रही है। अब देखो नंबर 1 कहां से शुरू कर रहा है ये, सबसे पहले ये शुरुआत कर रहा है बच्चों स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स से शुरू कर रहा है। तो इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में चार्ट बनाते हैं, आइए जल्दी से चार्ट बनाएं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज नंबर 1 जो हम शुरू कर रहे हैं, वो शुरू कर रहे हैं स्पेसिफिक गुड्स के केस में। स्पेसिफिक गुड्स के केस में जो नंबर 1 इज इन द केस ऑफ अ स्पेसिफिक गुड्स। ठीक हो गया, परफेक्ट है। आओ जी अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 property in specific goods passes when intended to pass। intended to pass का मतलब है भैया सीधी सीधी सी बात है, जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे, स्पेसिफिक गुड्स है, स्पेसिफिक का मतलब हो गया आपने ऑलरेडी बहुत स्पेसिफिकली डिसाइड करा हुआ है कि कौन से गुड्स हैं। जैसे मेरी बाइक थी, स्पेसिफिक गुड्स थे, एक ही बाइक थी मेरे पास, वही आपको पसंद आई, आपने पैसे दिए, मैंने बोला ठीक है भैया बाइक आपकी, मैं आपको आपके नाम पे इसको कर रहा हूं, है ना। तो अल्टीमेटली वहां पे क्या था, ऑनरशिप कब ट्रांसफर हुई, इमीडिएटली ट्रांसफर हुई जैसे ही हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स, the property in them is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intended to be transferred। कि पार्टीज जब उसको ट्रांसफर करना चाहती हैं, बायर और सेलर जिस टाइम पे एग्री करेंगे उस टाइम पे ही ट्रांसफर हो जाएगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है इंटेंशन ऑफ द पार्टी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटेंशन क्या है, ठीक है, परफेक्ट है। अब इसके अंदर देखो कुछ चीजें और भी दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है, स्टेजेस ऑफ गुड्स व्हाइल पासिंग द प्रॉपर्टी। असर्टेन गुड्स में 3 तरीके के गुड्स हो सकते हैं बच्चों। नंबर 1 इन डिलीवरेबल स्टेट, आर टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन सेलर हैज टू असर्टेन प्राइस। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसके 3 पार्ट्स बना देते हैं। स्पेसिफिक गुड्स के डिलीवरेबल, एक तो डिलीवरेबल स्टेट्स में है गुड, आर टू बी मेड डिलीवरेबल, आर टू बी मेड डिलीवरेबल, और डिलीवरेबल है बट प्राइस टू बी असर्टेन्ड। प्राइस अभी असर्टेन नहीं हुआ है, प्राइस अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है, प्राइस अभी डिसाइड करना है। तो 3 कैटेगरीज हैं बच्चों कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब माना जाएगा, अगर स्पेसिफिक गुड्स आप सेल कर रहे हो। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब डिसाइडेड है कि भैया हाँ ये वाले गुड्स बेचने हैं, लेकिन अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में है, यानी रेडी टू डिलीवर है। दूसरा, अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, आप उसको डिलीवरेबल स्टेट में लेके आओगे फ्यूचर में, अभी इमीडिएट डिलीवरी नहीं हो सकती। तीसरा, डिलीवरेबल है लेकिन अभी प्राइस असर्टेन नहीं हुआ है।
सर प्राइस असर्टेन क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या होता है, इसका भी एक अच्छा एग्जांपल दूंगा, चिंता मत करो, सारी चीजें पढ़ेंगे। आओ सबसे पहले डिलीवरेबल में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। स्पेसिफिक गुड्स कौन सी स्टेट में, नंबर 1 अगर वो कौन सी स्टेट में है, डिलीवरेबल स्टेट में है, तो देखो बहुत सिंपल है यार, वही बाइक वाला एग्जांपल चल जाएगा। बाइक है, स्पेसिफिक गुड है, डिलीवरेबल स्टेट में है, मुझे कुछ करना तो है नहीं, ले जाओ भाई बाइक को। तो कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल, क्या लिखा है देखो, वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, अनकंडीशनल का मतलब कोई कंडीशन वंडीशन नहीं है उस पर, अनकंडीशनल होना चाहिए, फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड इन अ डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स passes to the buyer when the contract is made। जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी टाइम पे गुड्स आपके हो गए, आप मालिक हो गए। इट इज इमटेरियल वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट और द प्राइस और द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स और बोथ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस, प्राइस कब पे किया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिलीवरी कब होगी। अल्टीमेटली गुड्स डिलीवरेबल स्टेज में थे ना, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, जैसे ही हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स गोज इनटू अ शॉप एंड बाइज अ टेलीविजन, टीवी की दुकान पे गया, टीवी बाय करा, आस्क द शॉपकीपर फॉर इट्स होम डिलीवरी, बोल दिया भैया मेरे घर भिजवा देना। द शॉपकीपर एग्रीज, उसने बोला ठीक है भैया मैं भिजवा दूंगा। अब पैसे देके चला गया, टीवी आपका हो गया। द टेलीविजन इमीडिएटली बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, इमीडिएटली एक्स की प्रॉपर्टी बन गया। तो हमें यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखनी है बच्चों, कि जब भी स्पेसिफिक गुड्स हैं डिलीवरेबल स्टेट में है तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, ओनरशिप ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस टाइम आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस टाइम आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरा केस क्या आएगा, आर टू बी मेड डिलीवरेबल, जब उनको हमें डिलीवरेबल बनाना है। आ जाइए, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। अब सोचो बच्चों, अभी गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेज में ही नहीं है, अभी डिलीवर ही नहीं हो सकते, जैसे आप मेरे घर पे आए वही वाली बाइक लेने के लिए, मैंने बोला यार देखो अभी बाइक खराब चल रही है, अभी बाइक ठीक नहीं है, टायर वायर पंचर है, आपने बोला हाँ ठीक है ऐसे तो मैं भी नहीं ले जा सकता, आप पहले इसमें नए टायर वायर डलवा दो और फिर आप मेरे को ये बाइक दे देना, है ना। तो अब देखो बाइक जो है वो डिलीवरेबल स्टेज में नहीं है फिलहाल, उसको डिलीवर नहीं कर सकता, तो क्या अभी आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, क्या बाइक आपकी हो गई। आपने क्या बोला कि पहले इसके टायर वायर डलवा दो फिर मैं इसको लूंगा, है ना, बिना टायर डलवाए तो आप भी बाय नहीं कर रहे, आपने बोला टायर डलवा दो, इंजन में कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करा दो, जब ये सब हो जाएगा तब मुझे बाइक देना, राइट। तो इस केस में जब गुड्स हमें डिलीवरेबल स्टेट में लेके जाने होते हैं तो उस सिनेरियो में बच्चों तब ओनरशिप ट्रांसफर होती है जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेज में आ जाए और आपने यानी सेलर ने बायर को बता भी दिया कि ठीक है भैया अब आप ये बाइक ले जा सकते हो, मैंने सारा काम करवा दिया है, तब ओनरशिप ट्रांसफर होती है। देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, गुड्स स्पेसिफिक है, एंड द सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग देम इनटू डिलीवरेबल स्टेट, उनको डिलीवरेबल करने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी डज नॉट पास, प्रॉपर्टी पास नहीं होगी जब तक वो चीज हो गई है और बायर को उसका नोटिस मिल गया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहां पे ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड व्हेन गुड्स आर मेड डिलीवरेबल, जब आपने गुड्स को डिलीवरेबल बना दिया है, एंड बायर हैज द नोटिस ऑफ इट, और बायर को आपने उसका नोटिस भी दे दिया है, आपने बायर को बता भी दिया है कि भैया बाइक में जो प्रॉब्लम थी मैंने सब ठीक करा दिया, अब आप बाइक ले जा सकते हो। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल देखो बच्चों, एग्जाम्पल है एक, वैसे तो मैंने आपको बाइक वाला एग्जाम्पल दे दिया, फिर भी देखो क्या लिखा हुआ, पीटर बाइज अ लैपटॉप फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, पीटर ने एक लैपटॉप बाय करा, ठीक है, एंड आस्क फॉर होम डिलीवरी, उसने बोला भैया होम डिलीवरी कर देना, शॉपकीपर मान गया। However, the laptop does not have a Windows operating system installed, लो जी,
लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल्ड नहीं था, यानी लैपटॉप अभी रेडी ही नहीं था। भाई बिना विंडो को थोड़ी ना कोई लैपटॉप लेगा, रेडी ही नहीं था। द शॉपकीपर प्रोमिसेस टू इंस्टॉल इट एंड कॉल पीटर बिफोर मेकिंग द डिलीवरी। शॉपकीपर ने बोला मैं इसके अंदर वो विंडो डालूंगा और आपको कॉल करूंगा डिलीवरी करने से पहले। तो देखो दो चीजें हो रही है, उसने बोला कि मैं पहले इसको डिलीवरेबल बनाऊंगा और आपको कॉल भी करूंगा, यानी आपके नोटिस में भी लेके आऊंगा ये चीज। हुआ क्या है, इन दिस केस द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू पीटर ओनली आफ्टर द शॉपकीपर हैज इंस्टॉल्ड द ओएस। तब होगा जब वो विंडो डाल देगा एंड इंटीमेट द बायर अबाउट इट, और उसको बता भी देगा कि भैया आपकी जो विंडो डलनी थी मैंने इसके अंदर डाल दी है। ठीक है, समझे। तीसरा और लास्ट केस क्या आता है, स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है when the seller has to do anything thereto in order to ascertain price। लेकिन अभी आपको उसका प्राइस डिटरमाइन करना है, अभी आपने प्राइस डिसाइड नहीं करा है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल अभी दिवाली आने वाली है, तो मैं एक फ्रूट सेलर की दुकान पे गया, मैंने उसको बोला भैया मुझे एक फ्रूट बास्केट बनवानी है। उसने बोला सर मेरे पास अलग अलग फ्रूट्स हैं लेकिन मैं बास्केट बना दूंगा, आप एक काम करो आप मुझे बता दो कौन कौन से गुड्स चाहिए। मैंने कहा यार इसके अंदर 1 किलो एप्पल डाल दियो, थोड़ा सा कीवी फ्रूट डाल दियो, बनाना डाल दियो, अनार डाल दियो, और मैंने मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स डिसाइड कर दिए। मैंने उसको बता दिया देखो स्पेसिफिक गुड्स हैं, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, उसे कुछ करना तो है नहीं, फ्रूट्स उसके पास रखे हैं। लेकिन बच्चों उसने कहा सर मुझे अभी इनका प्रॉपर वेट्स करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि टोकरी में कितनी क्वांटिटी जा रही है, कितना हिसाब किताब बन रहा है, तो फिर मैं आपको प्राइस बता पाऊंगा। अभी प्राइस डिटरमाइन नहीं हो सकता, आपने मुझे बता दिया ठीक है अभी, लेकिन प्राइस डिफाइन नहीं हो सकता। वो वाली चीज है, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो क्या बोल रहा है, where there is a contract for sale of specific goods in a deliverable state but the seller is bound to weigh। उसने कुछ वेट करना है, कुछ मेजर करना है, कुछ टेस्ट करना है, या कुछ और एक्ट करना है, ठीक है, उन गुड्स को लेके। यानी गुड्स डिलीवरेबल तो है लेकिन अभी वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसमें कुछ ना कुछ उसको चेक करना है, कोई उसको वेट करना है, मेजर करना है, टेस्ट करना है, कुछ इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा उसको गुड्स का। तो इस केस में कब मानी जाएगी ओनरशिप ट्रांसफर? द प्रॉपर्टी डज नॉट पास until such act or thing is done and the buyer has the notice thereof। तब तक आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी जब तक उसने वो वेट नहीं कर लिया, यानी जब तक वो टोकरी नहीं बना देता। हमारे वाले केस में जब वो टोकरी बना के रेडी कर देगा और हमें बता देगा कि लो भैया मैंने सब कुछ चेक कर लिया, आपके फ्रूट्स रेडी हैं, अब आप ले जा सकते हो, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी बच्चों। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो, ए सोल्ड कारपेट्स to the company which were required to be laid। The carpet was delivered to the company's premises but was stolen before it could be laid। देखो A ने कारपेट्स बेचे एक कंपनी को which were required to be laid, जो कि बिछाने भी थे, है ना। अब कारपेट जो है डिलीवर तो कर दिए लेकिन पहले ही चोरी हो गए बिछाने से पहले। It was held that the carpet was not in deliverable state। ये माना गया कारपेट डिलीवरेबल स्टेट में ही नहीं थे क्योंकि उनको बिछाया नहीं गया है, which was part of the contract and hence the property had not passed to the buyer। इसलिए प्रॉपर्टी पास नहीं मानी जाएगी। आओ लिखें जरा, देखो यहां पे डिलीवरेबल थे लेकिन प्राइस असर्टेन अभी नहीं हुआ था, तो यहां पे क्या बोलूंगा, परफॉर्म whatever is needed to make गुड्स डिलीवरेबल। यानी जो भी काम करना है आपको, कोई वेट करना है, कोई मेजर करना है, कुछ करना है, क्वालिटी चेक करना है, करो यार, जो भी करना है गुड्स को डिलीवरेबल बनाओ एंड गिव नोटिस टू द बायर, गिव नोटिस टू द बायर। ये बच्चों सबसे पहले आता है स्पेसिफिक गुड्स के केस में। तो अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि भैया बताओ स्पेसिफिक गुड्स है, जैसे एग्जांपल्स अभी पीछे आए हुए ना, स्पेसिफिक गुड है। अब स्पेसिफिक गुड के केस में असर्टेन्ड के केस में कब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप माना जाएगा, उसके साथ साथ असर्टेन्ड में डिलीवरेबल है, एक बार डिलीवरेबल नहीं है, एक बार डिलीवरेबल स्टेट में लेके आने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो तीनों ही केसेस में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों हमारे पास अनअसर्टेन्ड गुड्स।
अनअसर्टेन गुड्स का क्या मतलब होता है सर? नंबर 2, अनअसर्टेन समझते हो? अनअसर्टेन्ड गुड्स जो असर्टेन नहीं करे गए हैं, पीछे पढ़ा चुका हूं मैं आपको, यानी वो डिस्क्रिप्शन पे बिके हैं या सैंपल पे बिके हैं कि आपने बस सैंपल देखा है और आप बोल रहे हो कि ठीक है यार मैं सामान खरीदने के लिए तैयार हूं, आपने कोई असर्टेन नहीं करे। आपके सामने पूरा लॉट है और आपने बस लॉट को ही देखा है, मतलब आपको अभी पता नहीं है आपको कौन सा सामान मिलने वाला है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे गया कि चलो यार बाइक लेके आऊंगा, ठीक है, वहां पे बहुत सारी खड़ी है, मुझे जो मॉडल पसंद आया वहां पे शोरूम में 25 बाइक्स खड़ी हैं, ठीक है। अभी वो अनअसर्टेन्ड है ना। मैंने बोला यार मुझे ब्लैक कलर की चाहिए और ये वाली बाइक चाहिए, ये निकाल के दो। तो अनअसर्टेन को भी पहले बच्चों क्या करना पड़ता है? असर्टेन करना पड़ता है। असर्टेन का मतलब पहले आप सिलेक्शन कर लो कि मुझे इसमें से ये वाली बाइक चाहिए, और फिर मैं क्या करूंगा, उसको अपने हिसाब से एप्रोप्रिएट कराऊंगा। एप्रोप्रिएट का मतलब जो भी उसके साथ और चीजें छुटर पुटर होनी होंगी, है ना, उसकी क्लीनिंग होनी होगी, उसके अंदर कोई लाइट्स वाइट्स लगनी होंगी, या जो भी वो बेसिक इसेंशियल साथ में लगा के देते हैं ना कि ये चीजें इसके अंदर ऐड ऑन होंगी। सर हॉर्न कौन सा चाहिए, सर क्या क्या चाहिए, तो मैंने पहले असर्टेन कर ली कि ये वाली बाइक चाहिए। उसके बाद मैंने उसको एप्रोप्रिएट भी करा, यानी अपने हिसाब से कोई भी अपने जो भी मुझे चीजें रिक्वायर्ड है एज पर माई नीड उसको रेडी करवा लिया। तो ट्रांसफर यहां पे ऑनरशिप का कब होता है? अगर अनअसर्टेन गुड्स हैं तो पहले उनको असर्टेन कराना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट कराना पड़ेगा, यानी अपने हिसाब से अपने पर्पस के हिसाब से रेडी कराना पड़ेगा, और जैसे ही बायर को नोटिस मिलेगा कि भैया डिलीवरेबल स्टेट में आ गया है तो बस ठीक है यार, हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, आओ अब यहां क्या दिया हुआ है, बड़े ध्यान से समझेंगे बच्चों। देखो क्या लिखा है, अनअसर्टेन गुड्स। तो यहां क्या है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स नो प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू द बायर अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर असर्टेन्ड। इसका मतलब सबसे पहले बच्चों असर्टेन तो करने ही पड़ेंगे, है ना। अब उसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स है बच्चों, कैसे अनअसर्टेन गुड्स में ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी? देखो लिखा हुआ है बहुत क्लियर, appropriation of goods involved selection of goods with the intention of using them in performance of the contract। इसका मतलब आपको पहले ascertain कराने पड़ेंगे और फिर आप appropriate करोगे। appropriate मतलब आप अपने हिसाब से जो भी essentials है उसके सब fulfilled कर लो, राइट। अच्छा जी, आगे क्या है, essentials क्या क्या होते हैं? देखो सबसे पहले तो contract of sale होना चाहिए unascertained goods का, कि भैया ठीक है हमारे पास unascertained goods हैं, उनको हम सेल करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरा, द गुड शुड कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड द क्वालिटी स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जैसा आपको बताया गया डिस्क्रिप्शन में, जैसा आपको सैंपल दिखाया गया, जैसे आप टेस्ट ड्राइव लेके आए, है ना। अब आपको पता थोड़ी ना था कि कौन से वाली बाइक मिलेगी, इतनी सारी बुलेट खड़ी हुई है। आप एक टेस्ट ड्राइव लेके आए, उससे आपने सोच लिया कि हाँ ठीक है इसी तरीके की होगी, है ना। तो जैसा उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, जैसा सैंपल दिखाया गया, वैसी ही होनी चाहिए। तीसरा, द गुड्स मस्ट बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट, बिल्कुल रेडी होना चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। चौथा, द गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ईदर बाय डिलीवरी टू द बायर और हिज एजेंट और द कैरियर। हमने बिना किसी कंडीशन के अप्रोप्रिएट कर दिए, हमने गुड्स को बिल्कुल रेडी कर दिया, एकदम उसको ट्रांसफर करने के लिए तैयार कर दिया, चाहे हम वो करें बायर को या हम करें उसके एजेंट को या फिर हम करें उसके कैरियर को। कैरियर का मतलब होता है कभी कभी शिप से, रेलवे से कहीं दूर गुड्स भेजने होते हैं, तो कैरियर है जो कैरी करके लेके जाएगा, है ना बच्चों। उसके बाद एप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय, एप्रोप्रिएशन कैसे होगा, सेलर करेगा विद द एसेंट ऑफ द बायर या बायर करेगा विद द एसेंट ऑफ द सेलर, यानी दोनों मिलजुल के अप्रोप्रिएट कर लेंगे, गुड्स को रेडी करवा लेंगे, ठीक है। द असेंट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एसेंट का मतलब बेसिकली एक दूसरे की सलाह लेना, एक दूसरे के साथ एग्री करना, ठीक है। द एसेंट में बी गिवन ईदर बिफोर और आफ्टर अप्रोप्रिएशन, बिफोर अप्रोप्रिएशन भी हो सकता है और आफ्टर अप्रोप्रिएशन भी हो सकता है। इसके बाद देखो बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर। कैरियर की बात मैंने अभी आपको बताई ना, जब कभी कई बार दूर भेजने होते हैं, शिप से भेजने हैं, रेलवे से भेजने हैं, तो देखो भले ही आपने गुड्स बायर को दिए या फिर आपने बायर के करियर को दे दिए, करियर को नहीं कैरियर को, बायर के कैरियर को दे दिए, तो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप बच्चों उसी दिन मान लिया जाएगा, तभी मान लिया जाएगा
चाहे वो बायर तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, आपने कैरियर को भी दे दिया ना, तब भी वो ऑनरशिप ट्रांसफर मान लिया जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर इन परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर डिलीवर द गुड्स टू द बायर और टू अ करियर और अदर बेली। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, ये बच्चों एक टॉपिक आएगा, ये एक टॉपिक अभी आगे आएगा। जब हम क्या करते हैं, हम सामान तो दे देते हैं लेकिन ओनरशिप अपने पास रोक लेते हैं, उसको बोलते हैं रिजर्व करना। क्या रिजर्व करना, द राइट ऑफ डिस्पोजल, कि सामान तो दे दिया मैंने कैरियर को लेकिन अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी, वो अधिकार मैंने अपने पास ही रख लिया। वो कैसे होता है वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल यहां नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या है कि आपने सामान दे दिया और आपका कोई इंटेंशन नहीं है ओनरशिप अपने पास रखने का। आप बायर होता बायर को देते, आपने उसके करियर को भी दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ही इज डीम्ड टू हैव अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड द गुड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है बच्चों, देखो, अ बिल ऑफ लेडिंग ऑफ रेलवे। बिल ऑफ लेडिंग का मतलब एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है बच्चों, डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर अगर आप रेलवे से सामान मंगाते हो, है ना, रेल से सामान मंगाते हो, मैंने यहां से रेलवे पे सामान चढ़ा दिया, अब सामने वाला जो बायर है वो रिसीव करने तो जाएगा, है ना, रिसीव करने के लिए जाएगा तो उसके पास कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए जिससे वो रेलवे को बोले देखो ये गुड्स मेरे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, बिल ऑफ लेडिंग वहां पे यूज करेंगे, राइट। तो बिल ऑफ लेडिंग जो है वो बेसिकली एक तरीके का एविडेंस है, एक तरीके का सबूत है जो ये दिखा रहा है कि हाँ ओनरशिप जो है सेलर से इस बायर के पास आ चुकी है और अब ये गुड्स इसके हैं, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ बिल ऑफ लेडिंग ऑफ रेलवे पार्सल इज मेड आउट इन द नेम ऑफ द बायर। बायर के नाम पे बिल ऑफ लेडिंग बनाया जाएगा और उसको भेज दिया जाएगा। द ओनरशिप इन द गुड्स पासेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर। In case the goods are subjected to accidental loss or theft, seller will not be liable. Seller liable नहीं है क्योंकि हमने goods buyer के कैरियर को दे दिए ना, अब तो अल्टीमेटली वही ट्रांसफर करेगा, वही अपने पास कैरी करेगा बच्चों, सिंपल। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसके बाद क्या आ रहा है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न। आओ जी, पहले वहां पे लिख दें, ये मैंने लिख दिया था, असर्टेन कर दे, अप्रोप्रिएट कर दे और बस फिर सीधा सीधा ट्रांसफर हो जाएगा ओनरशिप, है ना। तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है सेल ऑन अप्रूवल। अप्रूवल के केस में बच्चों कब ओनरशिप ट्रांसफर होगी या कब ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल चिंटू मेरा कोई स्टूडेंट है और मैं चिंटू की दुकान पे गया, ठीक है। अब मैं चिंटू की दुकान पे गया, मैंने बोला चिंटू यार मेरे को एक जीन्स चाहिए, ठीक है। अब मैंने देखा कि वहां पे जीन्स है, मैं लेके आ गया, मैंने कहा चिंटू मैं लेके तो जा रहा हूं लेकिन 4 दिन में मैं आपको बता दूंगा कि मैं इस जीन्स को रखूंगा या नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, मैं अपने घर वालों को एक बार दिखा लूं, 4 दिन का समय दो, मैं आपको बता दूंगा कि ये मुझे जीन्स रखनी है या नहीं रखनी। चिंटू ने कहा ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कब ट्रांसफर होगी ओनरशिप, कब ट्रांसफर होगी बेसिकली। अब देखो बच्चों, यहां पे ट्रांसफर होगी सबसे पहले या तो बायर चिंटू को इन्फॉर्म करेगी, ठीक है भाई मैं ये जीन्स रख रहा हूं, मुझे जीन्स पसंद है, मेरी फैमिली में भी सब लोग बोल रहे हैं बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कटी फटी जीन्स पहन सकते हो, मैं रख रहा हूं, पहली चीज तो ये। या फिर मेरा कोई ऐसा एक्ट हो जिससे पता लग रहा है कि मैंने जीन्स रख ली। फॉर एग्जाम्पल तीसरे ही दिन मैं एक शादी में गया और चिंटू भी मुझे वहां पे मिला और मैं वही जीन्स पहन के घूम रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे एक्शन से क्लियरली पता चल रहा है कि भैया ये जीन्स मेरी है, ये जीन्स मैंने रख ली है ना। तो या तो मैं बताऊं या फिर मेरे किसी एक्शन से पता लगे, या फिर लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब 4 दिन के बाद 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, मैंने कुछ जवाब ही नहीं दिया, तब भी वो जीन्स मेरी ही मान ली जाएगी, क्योंकि उस पे जो समय था ना वो निकल चुका है, वो जीन्स भी मेरी ही मान ली जाएगी। तो लैप्स ऑफ टाइम हो, साइलेंस हो एक लैप्स ऑफ टाइम के बाद कि ठीक है यार समय निकल गया और कोई बोल ही नहीं रहा, तब भी वो जीन्स मेरी ही मान ली जाएगी, समझे। तो ये सब बच्चों सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखो, when the goods are delivered to the buyer on approval or sale or return or any other similar term, the property therein passes to the buyer. Property buyer को पास हो जाएगी कब, when he signifies his approval or acceptance to the seller. या तो वो बता दे कि ठीक है भाई मैं इसको रख रहा हूं, या फिर वो उस तरीके का कोई एक्ट कर दे, ठीक है सही है ना, या तो वो बताए या फिर वो इस तरीके का कोई एक्ट कर दे। दूसरा, if he does not signify his approval or acceptance to the seller
बट रिटेन द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन। अब उसने कोई गुड्स अपने पास ही रख लिए, हाँ नहीं करी लेकिन ना भी नहीं करी, उसने ये भी नहीं कहा भैया मैं गुड्स वापस करूंगा, कुछ बताया ही नहीं, समय निकलता जा रहा है। देन इफ अ टाइम हैज बीन फिक्स्ड फॉर द रिटर्न ऑफ द गुड्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच टाइम, अगर आपने कोई टाइम फिक्स करा है, जैसे मैंने 4 दिन का टाइम फिक्स करा था, तो जैसे ही 4 दिन खत्म हो गए, मैंने कुछ नहीं बताया, तो ट्रांसफर हो जाएगी मेरे को ऑनरशिप, मेरी हो गई वो जीन्स, ठीक है। और अगर आपने कोई टाइम फिक्स नहीं करा तो रीजनेबल टाइम, अब रीजनेबल टाइम क्या होगा वो जज साहब डिसाइड करेंगे कानून में, ठीक है। इफ नो टाइम हैज बीन फिक्स्ड ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ अ रीजनेबल टाइम, ठीक है, तो या तो आप सिग्निफाई करो या कोई एक्ट करो, या फिर आप अपना अप्रूवल दे नहीं पाए, समय निकल गया, तो समय निकलने में भी आप मान लिए जाओगे मालिक, या फिर ही डज समथिंग टू द गुड विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड, उसने कुछ ऐसा करा कि इक्विवेलेंट मान लिया गया उसको एक्सेप्टेंस के, जैसे ही प्लेजेस और सेल्स द गुड्स, मैंने वो जीन्स आगे बेच दी, अब गिरवी तो नहीं रख सकता जीन्स को, इतनी महंगी चीज तो है नहीं गिरवी रख लूं, लेकिन मैंने बेच दी आगे, रीसेल कर दी, तो ऑनर ही तो बेच सकता है ना यार, सीधी सीधी सी बात है। तो ये होता है बच्चों की कब ट्रांसफर होगी, अगर गुड्स भेजे गए हैं किस बेसिस पे, अप्रूवल बेसिस पे, ठीक है। देखो लिखा हुआ है पी ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदा म्यूजिकल शॉप से ऑन अ कंडीशन दैट ही विल परचेज इट इफ ही लाइक्स दैट इंस्ट्रूमेंट, वो बाय कर लेगा अगर उसको अच्छा लगा तो। आफ्टर अ वीक ही हैज इन्फॉर्म द शॉप ऑनर दैट ही हैज एग्रीड टू परचेज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसने इन्फॉर्म करा, जैसे ही उसने इन्फॉर्म करा बच्चों, ownership is transferred when he has decided to purchase the instrument as his own, ठीक हो गया बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, लिखा हुआ है अ बायर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल और रिटर्न इज डीम्ड टू हैव एक्सरसाइज हिज ऑप्शन व्हेन ही डज एन एक्ट एक्सरसाइजिंग डोमिनेशन ओवर द गुड्स शोइंग एन अनइक्विवोकल इंटेंशन टू बाय। इसका मतलब वही वाली बात है कि आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे दिख रहा है कि गुड्स आपका है, आप उसको डोमिनेट कर रहे हो। एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ही प्लेजेस द गुड्स विद अ थर्ड पार्टी, अगर उसने प्लेज कर दिया, गिरवी रख दिया, सीधी सीधी सी बात है भाई, मालिक ही तो गिरवी रखेगा ना। फेलियर और इनएबिलिटी टू रिटर्न द गुड्स टू अ सेलर डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई सिलेक्शन टू बाय। एक एग्जांपल और दिए मैं यहाँ पे दो, एक बार आप इनको भी रीड करोगे, सीधी सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सिंपल से हैं, ठीक है जी। लो जी लो जी लो जी लो जी लो जी लो जी, रिजर्वेशन ऑफ राइट, ये मैं आपको कल कराता हूं। इसमें क्या है बच्चों, जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना कि डिलीवरी हो गई है, गुड्स डिलीवर कर दिए हैं, लेकिन मैं अभी ऑनरशिप नहीं देना चाहता, मैंने ऑनरशिप की राइट अपने पास रख ली, उसको बोलते हैं रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है। तो यहां से हम लोग कल चालू करते हैं, आधा चैप्टर हो गया है, आधा कल कराता हूं। मेनली आज मैंने आपको ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप के बारे में कराया, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, स्पेसिफिकली अनसर्टेन गुड्स पे और सेल ऑन अप्रूवल पे, इन दोनों पे तो बहुत आते हैं, स्पेसिफिक गुड्स पे कम आते हैं, लेकिन इन दोनों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये वाला टॉपिक हमने मेनली आज कवर करा है। अगली क्लास में बस थोड़ा सा चैप्टर और बचा, उसे समाप्त कर देंगे, और एक क्लास और लगेगी चैप्टर 4 में, एंड दैट इज इट, समाप्त। आपका पूरा ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी खत्म, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।